Hello aspirants, let's start our discussion for GS Test 3 which was held on 2nd of February 25. ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी के मैं वो 35 सवाल लेके आया हूं जो GS Test 3 में आपसे पूछे गए। पहला क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड फॉर NBFC कंपनीज, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज के लिए ये सवाल आया और करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा है। लेट्स एनालाइज द स्टेटमेंट्स। NBFCs can access the liquidity adjustment window of the RBI. Now what is this liquidity adjustment facility? आप एस्पिरेंट्स में से जो भी मेरे पास क्लास ले चुके हैं तो उनको भी ये पता होगा कि हमने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्लास में स्टडी किया था, या जो ये वीडियो बिल्कुल नए एस्पिरेंट देख रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड मनी मार्केट एज वेल, जहाँ पे हम मार्केट में लिक्विडिटी मतलब कैश की क्वांटिटी को एडजस्ट करना चाहते हैं। हाउ? अगर आरबीआई के पास एक्सेस लिक्विडिटी पड़ा है तो वो ये अपना एक्सेस लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा कमर्शियल बैंक्स को, एंड कमर्शियल बैंक्स बदले में इंटरेस्ट पे करेंगे, जिस इंटरेस्ट को हम बोलते हैं रेपो रेट। एंड ऑल्सो वाइस वर्सा, इफ कमर्शियल बैंक्स थिंक्स दैट कि उनके पास एक्सेस लिक्विडिटी है और उनको ये एक्सेस लिक्विडिटी आरबीआई को प्रोवाइड करना है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? दैट द कमर्शियल बैंक्स आर पार्किंग देयर एक्सेस लिक्विडिटी विद आरबीआई, एंड आरबीआई उस पर इंटरेस्ट पे करेगा। आरबीआई जो इंटरेस्ट पे करेगा फिर वो बन जाएगा रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, और बोथ दीज रेट्स कंबाइनली कॉल्ड एज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, कि हमने मार्केट में लिक्विडिटी को एडजस्ट कर लिया। अब एनबीएफसीज क्या इस विंडो को अप्रोच कर सकते हैं? नो, दिस इज रॉन्ग। एनबीएफसीज कैन नॉट अप्रोच दिस विंडो। ये कमर्शियल बैंक्स के लिए विंडो है, कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए विंडो है, या प्राइमरी डीलर्स के लिए ये विंडो ओपन है। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेटमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यस, दिस इज ट्रू। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में गवर्नमेंट के बॉन्ड सेल कर सकते, परचेज कर सकते हैं। ट्रू। देन स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट्स। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। जो हमारे पास ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के तहत, वो हमें दो तरह की मार्केट प्रोवाइड करते हैं। इक्विटी मार्केट जहां पे, या इक्विटी प्लेटफॉर्म जहां पे शेयर्स परचेज हो रहे हैं, ठीक है, और डेट मार्केट जहां पे डेट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब बॉन्ड्स, डिबेंचर्स ये सेल हो रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टेस्ट में एक स्टेटमेंट लिया था ई कुबेर के लिए। तो ई कुबेर आरबीआई का अपना प्लेटफॉर्म है बॉन्ड्स बेचने के लिए। तो यहां पर यह साबित होता है कि हाँ जी, स्टॉक एक्सचेंजेस में सेपरेट प्लेटफॉर्म होते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 2 and 3 आर करेक्ट एंड 1 इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो 2 and 3 आर करेक्ट। द आंसर इज डी है। ओके, देन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आया, अगेन करेक्ट के वे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट 2013 के कंपनीज एक्ट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि कोई भी प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी, वहां पर अब कंपनीज के जो बोर्ड मेंबर हैं या ऑनर हैं, ठीक है, या कंपनी कह लीजिए, तो कंपनी की जिम्मेवारी है या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ काम करे। ठीक है, और उन्हें अपने 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years लगाने होंगे इस काम के लिए। प्लस ये सोसाइटी इन लार्ज की बात करती है कि आप अपनी कंपनी के अलावा, अपने एम्प्लॉयज के अलावा सोसाइटी में वेलफेयर में ये खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आई गेस आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आया होगा। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये स्पेसिफाई किया गया है कि वो एक्सपेंडिचर जो कंपनी में डायरेक्टली या उसके एम्प्लॉयज को बेनिफिट देगा उसको कंसीडर नहीं करना। CSR rules specify that expenditure that benefit the company directly
or its employees will not be considered as CSR activities. This is true. CSR do not specify minimum spending limit. ये गलत है. मिनिमम स्पेंडिंग लिमिट ये रही हमारे पास, तो एक ही स्टेटमेंट सही है. आंसर इज ए, वन ओनली. ओके, आगे बढ़ते हैं. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना. ये क्वेश्चन मैंने इसलिए प्रोवाइड किया टेस्ट में ताकि अगर आपको नहीं भी ये स्कीम पढ़ी हुई या आपको लगता है कि सर करंट अफेयर का सवाल क्यों डाल दिया आपने, मैं इसमें आपको ये सिखाना चाहता था कि कई बार हम अपने इंटेलेक्चुअल नॉलेज, अपनी मन की आवाज से कैसे आंसर दे सकते हैं. ठीक है, अब इतना तो आपने इकोनॉमी पढ़ लिया है कि आपको बेसिक फंडामेंटल्स तो क्लियर है. ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप कैसे आंसर कर सकते हैं. तो श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है, अगर हमें पता होगा श्रम क्या किसको कहते हैं जी, लेबर को कहते हैं. ठीक है, तो लेबर से रिलेटेड कोई स्कीम हो सकती है. और मानधन, मान जी मतलब रिस्पेक्ट की बात हो रही है, धन मतलब पैसे की बात हो रही है, मनी की बात हो रही है, तो इससे रिलेटेड कुछ हो सकता है. तो देखते हैं. द एंट्री एज ग्रुप फॉर एनरोलमेंट इन द स्कीम इज 21 to 40 ईयर्स. ठीक है, इंडिया में हम मेजर कहते हैं 18 साल वालों को. यस, तो यहाँ 21 से 40 है, तो शायद ये गलत हो सकता है, शायद. ठीक है, तो इसको सर्कल कर लो. देन एज स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी. ठीक है, अब आगे स्टेटमेंट पढ़ लो. ये वाला स्टेटमेंट नहीं समझ आ रहा तो आगे वाला स्टेटमेंट पढ़ लो. ईच सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम शैल रिसीव ए मिनिमम पेंशन. तो अब यहां से मुझे क्लियर हो गया कि भाई पेंशन से रिलेटेड कोई ये स्कीम है. अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो. एज स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द बेनिफिशियरी. जो भी बेनिफिशियरी होगा, जिसको भी ये पेंशन मिलेगी, वो अपने एज के स्पेसिफाई अकॉर्डिंगली किस्त भरेगा. तो ये सही बात है. ठीक है, अगर ज्यादा एज है, रिटायरमेंट के पास है आपकी एज, ठीक है, तो वहां पे आपको कम लगेगा पेंशन का खर्चा या जो किस्त है आपकी. और अगर आपके पास एज कम है अभी रिटायरमेंट में, अभी आप यंग ज्यादा हैं, तो आपको ज्यादा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है. ठीक है ना, तो हम यही कहते हैं ना कि अगर आप यंग हो, अगर आपकी रिटायरमेंट में अभी काफी टाइम पड़े हैं, तो पैसा सेव करो, तो ज्यादा पैसा सेव करो. तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती है. ठीक है, तो टू कहाँ आ रहा है, मैं वो स्टेटमेंट ले लूंगा, मतलब ये नहीं लूंगा. टू यहाँ आ रहा है, टू यहाँ आ रहा है, टू यहाँ आ रहा है. इस तरीके से आप डिडक्ट करेंगे भाई आंसर. Each subscriber under the scheme shall receive a minimum pension of ₹3,000 per month after attaining the age of 60 years. अब जब इस तरीके की कोई स्टेटमेंट आएगी ना, वो ज्यादातर 99% सही होती है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है. फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर्स. नो, फैमिली पेंशन इज ओनली एप्लीकेबल टू द स्पाउस, नॉट द अनमैरिड डॉटर. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बच्चों के लिए या बच्चों के बेनिफिट के लिए या अनमैरिड डॉटर के लिए ये लागू नहीं होती है, सिर्फ स्पाउस के लिए. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा. तो इस तरीके से आप रिड्यूस भी कर सकते हैं आंसर को. तो 2 and 3 आर द करेक्ट आंसर. द आंसर इज बी. क्लियर. देन आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन फॉर नीड एंड रीड. An increase in nominal effective exchange rate indicates the appreciation of rupee. Now what is need read? Nominal effective exchange rate. Nominal effective exchange rate is average of currencies of my major trading partners. जो इंडिया के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उनकी करेंसी की एवरेज. और मैं ये शो कैसे करूंगा, INR टू USD. मैं इंडियन रुपी को यूएसडी में शो करूंगा. इफ 1 रुपी इज इक्वल टू से $0.5 एंड इफ 1 रुपी इज $0.1. ठीक है, तो क्या ये मेरी करेंसी के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा. पहले मैं 1 रुपये से आधा डॉलर खरीद सकता हूं, अब मैं 1 रुपये से $0.1 खरीद पाऊंगा, तो ये तो मेरी करेंसी के लिए बल्कि बुरा होगा. ठीक है, अच्छा कब होगा, इफ 1 रुपी इज $0.5 एंड नाउ 1 रुपी इज $1.
पहले मैं $1 में आधा डॉलर खरीद सकता था, अब मैं $1 में $1 खरीद सकता हूं। ठीक है, तो ये क्या शो करेगा, दिस इज नीर, कि जब मैं रुपये को अपने मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स की करेंसी की एवरेज के अकॉर्डिंग डॉलर में शो करूंगा। ठीक है, सो अगर नीर बढ़ेगा तो एप्रिसिएशन होगा रुपये का। नीर बढ़ा, पहले $1 था आधा डॉलर, अब $1 है $1, तो अब मैं ज्यादा डॉलर परचेज कर सकता हूं, तो मेरी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन इंक्रीज इन रीर इंडिकेट्स एन इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, नाउ व्हाट इज रीर, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, वेयर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज नीर माइनस इन्फ्लेशन इंडेक्स। आपकी कंट्री और जो आपके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज हैं उनके सबका इन्फ्लेशन इंडेक्स बनाएंगे हम, तो रीर इज इक्वल टू नीर माइनस इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो अगर रीर बढ़ेगा, रीर बढ़ेगा, ठीक है, अगर रीर बढ़ेगा तो कहते जी मेरा ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस अच्छा होगा। ठीक है, रीर बढ़ेगा मतलब मेरी करेंसी का वैल्यू इंक्रीज होगा। ठीक है, जो अभी हमने एग्जांपल लिया, ₹1 $0.5, नाउ ₹1 $1। ठीक है, इसको नीर कह लो चाहे इसको रीर कह लो, इन्फ्लेशन माइनस कर दो। ठीक है, अब डॉलर के पर्सपेक्टिव में इसको समझिए, पहले हम आधे डॉलर से एक रुपया खरीद पाते थे, अब हम $1 से ₹1 खरीद पाते हैं, तो डॉलर की वैल्यू गिर गई, डॉलर की वैल्यू फॉल कर गई। अब क्योंकि डॉलर की वैल्यू फॉल कर गई तो डॉलर इंडिया से कम चीजें खरीद पाएगा क्योंकि डॉलर की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर अगर डॉलर की वैल्यू कम होगी या मेरे रुपये की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब मेरी कंट्री से एक्सपोर्ट्स कम होंगे, मेरी कंट्री से एक्सपोर्ट्स कम होंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, ट्रेड्स बढ़ने से आपकी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, एक्सपोर्ट से कम होने से नहीं। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, जहां जहां सेकंड आ रहा है वो काट देंगे, सेकंड आंसर इज सी। क्लियर, इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। या थर्ड स्टेटमेंट भी करवा देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटेड टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्री इज लाइकली टू कॉज एन इंक्रीज डाइवर्जेंस बिटवीन नीड एंड रीड। ऑब्वियसली अगर मेरी कंट्री में डोमेस्टिक इन्फ्लेशन ज्यादा है बाकी मेरे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स की करेंसी के मुकाबले या कंट्री के मुकाबले, तो नीर और रीर में जो डिफरेंस है वो बढ़ेगा। ऑब्वियसली रीर क्या है, नीर माइनस इन्फ्लेशन। ठीक है ना, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो नीर और रीर का डिफरेंस भी बढ़ेगा, तो मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये आंसर स्टेटमेंट सही हो जाती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ ए करेंसी। डिवैल्यूएशन का क्या इफेक्ट होगा करेंसी पर। डिवैल्यूएशन करना मतलब अगर आज सरकार बोल दे कि $1 अगर ₹10 है तो मेरे लिए अब $1 ₹15 है, दिस इज डिवैल्यूएशन। पर ये करेगा कौन, गवर्नमेंट खुद। क्लियर, गवर्नमेंट खुद करेंगे डिवैल्यूएशन। नाउ इट नेसेसरली इंप्रूव्स द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स इन द फॉरेन मार्केट। ठीक है, अब इसको पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, $1 पहले मुझे ₹10 देता था, अब $1 मुझे ₹15 देता है, मतलब डॉलर की वैल्यू यहाँ बढ़ रही है और रुपया सस्ता हो रहा है। ठीक है, तो अब डॉलर वाले मेरे से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, तो डॉलर वाले मेरा एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियसली ये बात सही है कि आपके डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट ही पूछा है, यस, ये ध्यान रखिएगा करेक्ट है इनकरेक्ट पूछा है। इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी की फॉरेन वैल्यू बढ़ेगी नहीं, यहाँ तो हमने कहा रुपया चीप हो गया, तो ये स्टेटमेंट गलत है, जहां टू आ रहा है वो काट दो। ठीक है, देन इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस। अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, ठीक है, तो आपका ट्रेड बैलेंस बढ़ेगा। बट आप उसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि जब रुपये की वैल्यू चीप हो गई, वैल्यू ऑफ रुपी फॉल कर गई, तो मेरे लिए जो इंपोर्ट्स हैं वो कॉस्टली हो गए, इंपोर्ट्स भी तो कॉस्टली हो गए ना, तो ये मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा ट्रेड बैलेंस सुधरेगा, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाती है। सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, द आंसर इज 1 ओनली। क्लियर, नेक्स्ट एफडीआई के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर सवाल आया
इट इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स इजेंशली लिस्टेड कंपनी। ये कोई जरूरी नहीं है कि एफडीआई में आपने कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाया लिस्टेड कंपनी में। कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, ये तो बॉन्ड्स भी हैं, और बॉन्ड्स में आया हुआ पैसा एफडीआई नहीं होता। इट इज लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। हाँ, ये बात ठीक है, अगर एफडीआई का पैसा इंडिया में आता है तो वो कर्जे के रूप में नहीं आया, तो वो नॉन डेट फ्लो होता है, उससे गवर्नमेंट के ऊपर कोई कर्जा नहीं आता। इट इज एन इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व डेट सर्विसिंग, नहीं, कर्जे वाला कोई नाम ही नहीं आएगा। और ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है, नो, ये भी नहीं है। ठीक है, तो बी आंसर आता है इसका, आंसर इज बी। आफ्टर दैट, विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, ठीक है, ये मैंने आपको अगेन थोड़ा जनरल नॉलेज के बारे में क्वेश्चन बताया करेक्ट स्टेटमेंट में, कि ताकि आपको थोड़ा ध्यान हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं और कैसे हम इसको बेसिक नॉलेज का दिमाग में इस्तेमाल करते हुए इसका आंसर दे सकते हैं। इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स। क्या इंडिया का जो गुड्स का एक्सपोर्ट है वो कम है गुड्स के इंपोर्ट से? ये बिल्कुल सही है, तभी तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जहां फर्स्ट आ रहा है वो देख लेंगे, जहां फर्स्ट नहीं आ रहा है उसको काट दो। ये लो जी, दो ऑप्शन सीधा सीधा कट गए। इंडियाज इंपोर्ट ऑफ आयरन, स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर एंड मशीनरी हैव डिक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स। कुछ सालों में हमारा आयरन, स्टील का, केमिकल का, फर्टिलाइजर का, मशीनरी का इंपोर्ट जो है वो कम हुआ है। जी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतना तो हमें पता है ना कि 2020 में कोविड आया था और कोविड में इंटरनेशनल ट्रेड ही बंद था, या 2022 में रशियन यूक्रेन वॉर हो गया तो हमारा ओवरऑल जो शिपमेंट रूट है रशिया से होता हुआ हमारा आगे यूरोपियन ट्रेड रूट, सुएज कनाल वाला ट्रेड रूट, तो वहाँ पे डिसरप्शंस हो गए, तो वहाँ पर हमने इंपोर्ट्स कम किए होंगे। ठीक है, इंपोर्ट्स हमें कम किए होंगे। बट क्या सारी चीज़ों के इंपोर्ट्स कम हुए? आयरन, स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, ठीक है ना। अगर आपको ध्यान होगा तो सर हमने अभी तो कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में कहा था कि फर्टिलाइजर इंपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इस तरीके से आपको एनालाइज करना है कि अच्छा क्या नॉलेज था मेरा और मैं किस तरीके से उसको अप्लाई कर रहा हूँ। इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर मोर देन इट्स इंपोर्ट्स, ये ट्रू है। इंडिया में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ज़्यादा है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की। इंडिया सफर एन ओवरऑल ट्रेड या करंट अकाउंट डेफिसिट, ये भी सही है, इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट में रहता है। तो 1, 3 एंड 4 आंसर इज करेक्ट, द स्टेटमेंट इज डी आंसर है। ठीक है, ओके। कंसीडर द फॉलोइंग, किस किस पे एमएसपी डिसाइड होता है? एमएसपी डिसाइड होता है ऑन 23 क्रॉप्स इंक्लूडिंग शुगर केन। शुगर केन पर एमएसपी भी मिलता है, शुगर केन पर एफआरपी भी मिलता है, दोनों मिलते हैं, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, इनमें से किस पर नहीं मिलता? अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहें तो कॉफी पर कोई एमएसपी नहीं है। ठीक है, तो थर्ड काट दो, थर्ड काट दो, थर्ड काट दो, थर्ड काट दो, बी सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हैं एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करके। ठीक है, देन इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नैम स्कीम के ऊपर सवाल आया। तो ई नैम के थ्रू इंडिया में पैन इंडिया बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चलाया गया एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए, यही इसका मीनिंग है। एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसमें फार्मर्स और बिजनेसमैन रजिस्टर्ड होंगे और वो एग्रीकल्चर को ऑनलाइन तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सेल या परचेज कर सकेंगे। तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। इट प्रोवाइड फार्मर्स एक्सेस टू नेशन वाइड मार्केट विद प्राइस कंज्यूमरेट विद द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस। ठीक है, अब यहाँ पर वो नेशन वाइड पूरे देश में अपना माल कहीं भी बेच सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, आंसर इज सी हियर। देन फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस शुगर केन का कौन अप्रूव करता है? अप्रूवल पूछा है, दो तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, अप्रूवल और मेजर। फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइजेस प्रोवाइड होता है शुगर केन के लिए। ठीक है, ये एमएसपी नहीं है, क्योंकि एमएसपी तो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि कितने मिनिमम प्राइस पर फार्मर जो है वो अपना प्रोडक्ट सेल करेगा, उससे नीचे नहीं सेल कर सकता। फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइसेस में हमारे पास ये पॉइंट आता है कि शुगर केन एक बहुत ज़्यादा पेरिशेबल प्रोडक्ट है, तो उसकी पेरिशेबिलिटी को देखते हुए जैसे ही शुगर केन शुगर मिल में पहुंचा उसकी प्रोसेसिंग शुरू करनी होगी, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए शुगर मिल ऑनर को गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई जब भी तुम्हारी शुगर मिल में
आ गया है शुगर केन, तो तुम उसका पेमेंट प्रोवाइड करोगे फार्मर को कंपल्सरली। उसको नाम दे दिया फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइसेस। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये मेजर कौन करता है, मेजर करता है CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। बट क्वेश्चन में पूछा अप्रूवल देता है CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, तो यहां दोनों ऑप्शन थे, आपको ध्यान रखना है, पजल नहीं होना है। आंसर इज ए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। क्लियर। देन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने चाइना पर स्टील इंपोर्ट पर कोई टैक्स लगाया, कोई ड्यूटी लगाई। दिस इज टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स काउंटरिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सब्सिडीज। आपको याद होगा हमने क्लास में दो तरह की स्पेशल ड्यूटीज किए थे, एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें सवाल में खुद ही आंसर दे दिया भाई, काउंटर वर्ड लिख के। ठीक है ना, तो ये कौन सी ड्यूटी होगी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी होगी, सिंपली ए इज द आंसर। क्लियर। ठीक है, सिल्वर इकोनॉमी वर्ड क्या बताता है, सिल्वर इकोनॉमी बताता है सिल्वर कलर्ड हेयर्स के लिए, एजिड पीपल के लिए। सो वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर मोर बेनिफिशियल फॉर एल्डरली पीपल। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा सी, आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स में से बनाकर। टेपर टैंट्रम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेपर टैंट्रम? टेपर टैंट्रम मीन्स मार्केट में जब गवर्नमेंट को लगे कि इकोनॉमी में थोड़ा ना लिक्विडिटी की जरूरत है। ठीक है, 2020 में कोविड के बाद जब लिक्विडिटी क्रंच हो गया, मार्केट में कैश की जरूरत थी, तो 2021 में ये टर्म बहुत ज़्यादा चर्चा में आई, टेपर टैंट्रम। ठीक है, टेपर टैंट्रम क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट मार्केट में खुद फंड्स एलोकेट करना चाहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट खुद मार्केट में फंड्स एलोकेट करना चाहते हैं, या तो वो RBI को बोलेंगे कि भाई मार्केट में नए नोट छाप के लेके जाओ, या गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देंगे। तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देंगे, तो दोनों हो सकता है, या तो RBI नए नोट छाप के मार्केट में लेके जाएगा। वो कैसे लेके जाएगा, वो परचेज करेगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, वो परचेज करेगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, परचेज करेगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, तो बॉन्ड होल्डर्स को उनका कैश मिल जाएगा, मार्केट में कैश आएगा। ठीक है, तो इट इज अ प्रोसेस इन विच द इकोनॉमी रिमूव इनएफिशिएंट फर्म्स, गलत, बिग टैक्स नो, द गवर्नमेंट फील लिक्विडिटी क्रंच, द सेंट्रल बैंक पे डिटरमाइंड अमाउंट गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड अदर्स एसेट्स। ठीक है, बिल्कुल सही। तो RBI क्या करेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज करेगा और कैश मार्केट में आएगा। द आंसर इज सी हियर। ठीक है, देन यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या क्या है? सिंगल साइड ट्रांसफर्स, जिससे कोई गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हुआ। ठीक है, फॉरेन ग्रांट्स, ग्रांट्स को तो हम यूनिलेटरल ट्रांसफर बोलते हैं, तो ये आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आ रहा है, ये दोनों काट दो। इसके बाद पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो गई, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। जहां 2 आ रहा है काट दो, 2 वाले काट दिए। रेमिटेंसेज, रेमिटेंसेज तो हमारे यूनिलेटरल ट्रांसफर ही होते हैं। ठीक है, तो जहां 3 आ रहा है वो टिक कर लो, यहां 3 नहीं आ रहा, ये काट दो। सो द आंसर इज डी। 3 ऑप्शन देखे, आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही आंसर आप करेंगे टाइम बचाने के लिए अपना GS के पेपर में। देन 5 ईयर प्लान के लिए क्वेश्चन आया, द फोर्थ प्लान अडॉप्टेड द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। दिस इज वेरी ट्रू। ठीक है, फोर्थ प्लान दैट इज फ्रॉम 1969 टू 1974, गादगिल योजना, इसमें हमने अपनाया। इंदिरा गांधी मैम PM थे उस टाइम, तो इंदिरा मैम ने ये सोचा कि हम गरीबी को हटाएंगे तो ग्रोथ लेके आएंगे और इकोनॉमी को स्टेबल करेंगे और प्रोग्रेसिव अचीवमेंट करेंगे, सेल्फ रिलायंस का हम आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको याद हो तो 1967 में ग्रीन रेवोल्यूशन भी लेके आए थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया। द फिफ्थ प्लान इंट्रोड्यूस द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम टू इंश्योर प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड्स टू पीपल। दिस इज वेरी ट्रू। ठीक है, ये फिफ्थ प्लान में आया था, आई गेस लगभग 1974 में ही आया था शायद ये, तो ये फिफ्थ प्लान का पार्ट है, या 1978 में आया था, ये मुझे प्रॉपरली ईयर नहीं याद है, बट इतना याद है कि ये फिफ्थ प्लान में ही आया था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, नाबार्ड बनाया गया था सिक्स्थ प्लान में,
ठीक है, नाबार्ड बनाया गया था 1982 में और सिक्स प्लान था 1980 से 85। तो बिल्कुल जी ये भी स्टेटमेंट सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर इज डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? बजट में गवर्नमेंट का खुद का कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लस वो ग्रांट्स जो स्टेट गवर्नमेंट को दिए, ग्रांट्स टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर एसेट क्रिएशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ग्रांट दिए रोड बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, तो उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना मानो, उनको इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में रखो। सो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर और ग्रांट्स टू स्टेट्स वाला पार्ट। ठीक है, तो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट नो, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट नो, ग्रांट एंड टू एड नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड ग्रांट्स टू एड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल एसेट। द आंसर इज डी। ठीक है, ओके। अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस क्या होता है? अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस में हमने क्या करना है? अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस में हमने इन्फ्लेशन मार्केट में कम है तो हम ब्याज रेट कम करेंगे, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा। इसको हम अकोमोडेटिव स्टांस बोलते हैं कि मार्केट में, इकोनॉमी में रूम क्रिएट करना, अकोमोडेशन प्रोवाइड करना ताकि मनी सप्लाई ज्यादा किया जा सके। ठीक है, तो कंज्यूमर प्राइस को, इन्फ्लेशन को चेक में रखना है, नहीं, गलत। ठीक है ना, मैं कंज्यूमर इन्फ्लेशन को चेक नहीं करता, बल्कि इन्फ्लेशन कम है तो मैं ब्याज रेट कम करूंगा। इंक्रीजेस इंटरेस्ट रेट्स नो, एक्सपेंडिंग द मनी सप्लाई टू बूस्ट द इकोनॉमी ट्रू, ओपन द इकोनॉमी टू इंक्रीज द पोटेंशियल, नहीं, ये तो ओपन इकोनॉमी की बात है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात है। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सारे गलत है। हाउ मैनी पूछा है तो एक ही स्टेटमेंट सही है, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, द आंसर इज ए। क्लियर? ठीक है। टैक्स बॉयंसी का सवाल आया, परसेंटेज ऑफ परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन जीडीपी, दिस इज माय टैक्स बॉयंसी। ठीक है, द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू टू परसेंटेज चेंज इन जीडीपी, यही तो फॉर्मूला है, यही इसका मीनिंग है। तो फर्स्ट सही है, रेशियो ऑफ चेंज इन टैक्स रेवेन्यू टू चेंज इन जीडीपी गलत, परसेंटेज चेंज आएगा, परसेंटेज चेंज। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू एज मेजर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स, नो, ये भी गलत है। इंक्रीमेंटल चेंज इन टैक्स रेवेन्यू, नहीं, परसेंटेज चेंज है। ठीक है, तो तीन गलत हैं, एक सही है, क्वेश्चन में पूछा है करेक्ट, तो सिर्फ एक ही सही है, आंसर इज ए, वन ओनली। देन काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी का सवाल आया, गवर्नमेंट यूजेस द काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी टू कूल डाउन द इकोनॉमी ड्यूरिंग बूम पीरियड। ठीक है, तो काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी अगर आपको ध्यान हो तो हमने पढ़ा था, से दिस इज माय इकोनॉमिक साइकिल, और काउंटर साइकिल में हम और इकोनॉमी के साथ साथ में चलते रहते हैं। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा गलत बन गया है। So this is my cycle and this is again, this is counter cycle, ये वाला। ठीक है, तो अगर मार्केट में रिसेशन आ गया, कॉन्ट्रैक्शन आ गया, तो कॉन्ट्रैक्शन आ गया तो मुझे चाहिए था कि मैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लेके आऊं, बट मैं मार्केट में और स्पेंडिंग कर रहा हूं। ठीक है, तो जो साइकिल चल रहा था उसके साइकिल के अगेंस्ट हम पॉलिसी लेके आए, उसको बोलते हैं काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। क्लियर? तो और बूम में, या जब हम बूम की तरफ जा रहे हैं, एक्सपेंशन से हम बूम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे मुझे चाहिए था कि मैं बूम से एक्सपेंशन की तरफ जाते हुए मार्केट में, इकोनॉमी में एक्सपेंशन चाहिए, तो मैं एक्सपैंड करूं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाऊं। ठीक है, तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी नहीं अपनाई है, बल्कि काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी अपना ली मार्केट में बूम को कूल डाउन करने के लिए, तो ये गलत हो जाता है।
स्टेटमेंट कि मुझे काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी कूल डाउन करने के लिए चाहिए बूम पीरियड में, ठीक है, या मुझे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी चाहिए बूम पीरियड में। तो बूम पीरियड तक जाते वक्त मुझे एक्सपेंशनरी पॉलिसी चाहिए, बट बूम के बाद, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उन्होंने पूछा है ड्यूरिंग द बूम पीरियड, बूम पीरियड चल रहा है, ठीक है, तो बूम पीरियड में क्या होगा, डिमांड बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे मैं काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी लेके आना चाहता हूं, क्योंकि अब इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिमांड कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये डिमांड पहले ही कम होना और हम रिसेशन में जाए ना, तो हम पहले ही क्या करेंगे, हम काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी चला देंगे, तो ड्यूरिंग बूम ही हम और ज्यादा खर्चा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड इन काउंटर साइकिल पॉलिसी गवर्नमेंट इंक्रीज स्पेंडिंग एंड रिड्यूस टैक्सेस ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लो डाउन, और स्लो डाउन में भी हम क्या करेंगे, हम खर्चा बढ़ा देंगे। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में, कॉन्ट्रैक्शनरी फेज में कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाने की बजाय बल्कि खर्चा और बढ़ा दिया, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट है, ठीक है। देन सीएसीपी क्या चीज दिमाग में रखेगी, एग्रीकल्चर क्रॉप्स का एमएसपी डिसाइड करने के टाइम पे, डिमांड एंड सप्लाई, यस, वेरी ऑब्वियसली, वेरी ऑब्वियसली। प्राइस ट्रेंड्स इन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स, यस, ये भी ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है रिलेटिव प्राइसेस, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या रिलेटिव प्राइस है, क्या कंपैरेटिव प्राइसेस हैं, ये भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इसमें इनपुट्स कॉस्ट आ जाती है। इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी, ये भी ध्यान में रखा जाएगा, एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप का प्राइस क्या है, ठीक है, ये चीज भी ध्यान में रखी जाएगी एमएसपी डिसाइड करते टाइम। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यस डेफिनेटली, एंड इम्प्लीकेशन ऑफ एमएसपी ऑन कंज्यूमर, क्या एमएसपी का इंप्लीकेशन होगा कंज्यूमर पर, यह भी ध्यान में रखा जाएगा। सारी ही चीजें ध्यान में रखेंगे एमएसपी डिसाइड करते टाइम। सो द आंसर इज डी हियर, ऑल ऑफ द अबव। वेयर हाउस रिसीट्स के बारे में सवाल आया, वेयर हाउस रिसीट्स इशू किए जाते हैं वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007 के अंडर, बिल्कुल सही है ये पॉइंट, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने एपीएमसी पढ़ा था कि एपीएमसी आया था 2007 में, उसके बाद हमें वेयर हाउस रिसिप्ट मिले थे, और वेयर हाउस रिसिप्ट को बनाने के लिए फिर ये वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट आ गया था उसी साल ही 2007 में। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये भी सही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर काम करती है, ठीक है। वेयर हाउस रिसीट्स आर नेगोशिएबल, ये भी बिल्कुल सही है। वेयर हाउस रिसीट होता क्या है कि फार्मर ने अपना प्रोडक्ट एफसीआई में स्टोरेज में रखा, एफसीआई वालों ने अपने गोदाम की एक पर्ची काट के दे दी, जिसे वेयर हाउस रिसिप्ट का नाम दे दिया, कि फार्मर को श्योरिटी रहे कि हाँ भाई एफसीआई में मेरा माल पड़ा है। इस वेयर हाउस रिसिप्ट को नेगोशिएबल क्यों बोला, कि फार्मर ये रिसिप्ट बैंक में लेके जाएगा और इसके बदले में बैंक उसको पेमेंट दे देगा या लोन दे देगा, तो ये नेगोशिएबल है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 1, 2 and 3 ये सही है। दिस रिसिप्ट्स आर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, ये भी सही है, गवर्नमेंट इनको रिकॉग्नाइज करती है, तो चारों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, एक्सपेंशनरी फेज में क्या होगा, मार्केट में एक्सपेंशन चल रहा है तो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, और कॉन्ट्रैक्शनरी फेज में मार्केट में रिसेशन आ रहा है तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। और क्योंकि ये टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस साइकिल बदलेगा वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट में चेंजेस आएंगे, इसलिए इसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अगर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो क्या होगा, इट में लीड टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, नहीं। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का जो है नेगेटिव रिलेशन है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होएगा, और अगर इन्फ्लेशन कम होएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इन्फ्लेशन बल्कि कम होगी, ठीक है। तो इन्फ्लेशन नहीं होगी बल्कि डिफ्लेशन जरूर हो सकती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही होगा, तो ये भी काट दिया, ये भी काट दिया। इट कैन बी टैकल्ड थ्रू एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, आपको एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी होगी, ठीक है। अब यहां पर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट से बचने के लिए मैं डिमांड जनरेट करने की बात करूंगा। लोग तो बेरोजगार हैं, लोगों के पास कैश ही नहीं है, ठीक है ना,
तो लोगों के पास कैश नहीं है तो मार्केट में पैसा कैसे आएगा? तो मार्केट में पैसा आने के लिए अब यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगी जितनी ज़्यादा मॉनेटरी पॉलिसी हेल्पफुल होगी। तो मैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आऊँगा, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का पैसा प्रोवाइड करूँगा ताकि लोगों के हाथ में कैश आए और वो थोड़ा लोन ले और इन कंजम्पशन बढ़े, ठीक है। देन इट कैन बी टैकल थ्रू एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अब एक पॉइंट यहाँ भी आता है कि सर अगर मार्केट में बेरोजगारी है और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लेके आएंगे, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी तो वहां भी लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी, तो वहां से भी थोड़ी डिमांड बढ़ने के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाता है, ठीक है। तो 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट, द आंसर इज डी है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में सवाल आया। गवर्नमेंट इज गिविंग इंसेंटिव्स एज इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ओके, government is providing guarantee of loans for domestic manufacturing units. Government is giving incentives on additional sales for domestic. yes, ये सही। गवर्नमेंट के लिए ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ये बताएगी कि हम क्या इंसेंटिव देंगे। गवर्नमेंट कहती हम इंसेंटिव कब देंगे, जब तुम ज्यादा प्रोडक्शन करोगे या ज्यादा सेल करोगे। डोमेस्टिक कंपनीज को बोला तो हम उनको इंसेंटिव्स देंगे। अब इंसेंटिव कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो इंटरेस्ट सबवेंशन हो या लोन की गारंटी हो। सो द आंसर इज सी। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स के बारे में सवाल आया, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के, और करेक्ट पूछा है। ट्रेड क्रेडिट्स, यस, व्यापारियों के बीच में जो उधार चलता है। प्रेफरेंस शेयर्स, यस, कि हम उधार ले सकते हैं पैसा इन्वेस्टमेंट के रूप में जब हम प्रेफरेंस शेयर्स खरीदेंगे या बेचेंगे फॉरेन कंट्री में। फुली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, डिवेंचर्स तो है ही हमारा डेट इंस्ट्रूमेंट, तो ये तो कर्जे में आ ही जाएगा। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, डी है, ठीक है। आउटकम बजट के बारे में क्या स्टेटमेंट गलत है, नॉट ट्रू, ठीक है। इट इज नॉट प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, ट्रू। अगर आपने अभी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का वीडियो देखा हो तो उसमें आपने नॉर्मल बजट पेश होते हुए देखा, उन्होंने कहीं भी ये वर्ड नहीं बोला कि मैं आउटकम बजट पेश कर रही हूँ, ठीक है। आउटकम बजट को बस एक फाइल में रख के फाइनेंस मिनिस्टर प्रोवाइड कर देते हैं स्पीकर सर को। तो ये जरूरी नहीं है कि आउटकम बजट फाइनेंस मिनिस्टर पेश करेंगे सारी सभा के आगे। तो इट इज नॉट प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, पहली ही स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट है। देन आउटकम बजट के बारे में सवाल आया, नॉट ट्रू पूछा है, क्या इनमें से गलत है। इट इज नॉट प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, नहीं ये गलत है, ठीक है ना, ये यही तो गलत है। तो अब यहां पर के प्रेजेंटेशन जब हो रहा है बजट का तो आउटकम बजट के नाम की एक रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्टर पेश करेंगे स्पीकर सर को। अगर आपने अभी लास्ट 2 दिन पहले हमारे बजट की वीडियो देखी होगी तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक फाइल में कुछ पेपर डालकर स्पीकर सर को प्रोवाइड किए थे, ठीक है। तो वहां पर वो लव लेटर तो नहीं थे ना आउटकम बजट था वो, कि गवर्नमेंट आउटकम बताना चाहती है, रिजल्ट्स बताना चाहती है कि प्रीवियस बजट के क्या रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। तो वो पेश किए जाते हैं स्पीकर सर के आगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पेश किए जाते। तो पहले ही स्टेटमेंट गलत है, ए इज द आंसर, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग आर नॉन डेट कैपिटल सीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के नॉन डेट कैपिटल सीट जिससे सरकार का कर्जा नहीं क्रिएट होता, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयू, दिस इज ट्रू, डिसइन्वेस्टमेंट से कर्जा नहीं क्रिएट होता, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट में तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी और पैसा मिल गया। रिकवरी ऑफ लोन्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, जो भी लोन देता है उसके लिए लोन उसकी एसेट होते हैं, तो इसका मतलब मेरे एसेट रिकवर हो गए, लोन मेरा रिकवर हो गया, इससे मेरे सिर पर कर्जा नहीं चढ़ा, डेट क्रिएट नहीं हुआ, तो ये भी सही है। पब्लिक अकाउंट रिसीट्स, ठीक है, पब्लिक अकाउंट की रिसीट्स, ये गलत है। पब्लिक अकाउंट रिसीट्स हम बोलते हैं पेंशन फंड में कोई पैसा जमा हुआ, प्रोविडेंट फंड में कोई पैसा जमा हुआ, तो ये तो कभी ना कभी गवर्नमेंट को वापस देना होगा, तो ये तो बल्कि कर्जा क्रिएटिंग है, डेट क्रिएटिंग है, तो 3 नहीं आएगा। 3 काट दिया, 3 काट दिया, 1 और 2 सही है। सो द आंसर इज बी। क्लियर। गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है एमएसपी एटलीस्ट 50% ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या इंक्लूड होगा? अभी जो हम एमएसपी डिसाइड करते हैं वो
MS स्वामीनाथन जी की कमेटी बनाई गई थी, उसी के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। एमएसपी डिसाइड करने के लिए एक हमारे पास कॉस्ट होते हैं C2, ठीक है, जो कि हाईएस्ट कॉस्ट है। फिर होता है A2 एंड FL। A2 होता है ऑल द कैश प्रोवाइडेड फॉर इनपुट्स, ठीक है, कि मैं इनपुट्स खरीद के लेके आया, उसके लिए उसकी पेमेंट कैश में की, इस कॉस्ट को बोलेंगे A2। FL बोलेंगे इम्प्यूटेड वेजेस ऑफ फैमिली लेबर। FL मतलब फैमिली लेबर, ठीक है। तो अगर मैंने पेड लेबर नहीं रखी हुई पर मैं फैमिली लेबर से काम करवाता हूं, तो फैमिली लेबर के जितने वेजेस बनते हैं वो मैं कॉस्ट में ऐड कर सकता हूं, ठीक है। इसको बोलते हैं A2 प्लस FL। और उसके बाद C2 क्या है? A2 प्लस FL प्लस इम्प्यूटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑन ऑन कैपिटल। अगर कोई लार्ज फार्मर है, वो अपना कैश ही इस्तेमाल कर रहा है फार्मिंग में, स्मॉल फार्मर तो होगा वो आड़ती से लोन लेके आएगा और लोन का जो ब्याज भरेगा, इंटरेस्ट होगा, वो कॉस्ट में ऐड कर लेगा। और जो बिग फार्मर होगा फिर वो क्या करे? तो बिग फार्मर अगर अपनी कैपिटल इस्तेमाल करता है फार्मिंग में, तो उसका जो ब्याज बनता है वो ब्याज को ऐड कर सकता है A2 प्लस FL में, तो वो बन जाता है C2। तो C2 में 50% और बढ़ाकर वो MSP डिसाइड किया जाए, ऐसा MS स्वामीनाथन ने रेकमेंड किया था और गवर्नमेंट ऐसे ही डिक्लेयर करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? एक्चुअल पेड कॉस्ट ऑन रेंटल्स, ट्रू। रेंटल फॉरगॉन ऑन ओन लैंड, नहीं, ऐसा तो कोई नाम ही नहीं आया। डेप्रिसिएशन ऑन एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, ये भी लेंगे। एक्चुअल स्टोरेज कॉस्ट पोस्ट हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट का कोई खर्चा नहीं लेंगे। सो द आंसर इज 1 and 3, 1 and 3, डी इज द आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के बारे में सवाल आया। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्या कहता है कि गवर्नमेंट एक ओपन स्कीम बनाएंगे बफर स्टॉक को परचेज सेल करने के लिए सस्ते रेट पर। गवर्नमेंट प्रोवाइड बजटरी सपोर्ट फॉर वर्किंग कैपिटल एज वेल एज लॉन्ग टर्म लोन्स, नहीं, गलत है। गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म लोन्स में फंड नहीं प्रोवाइड करते हैं, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ऑल ऑफ द अबव में भी 1 आएगा, ये भी काट दो, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा आपका C, ठीक है, सिंपल। अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ड्यू टू वर्कर्स लिविंग फार फ्रॉम द रीजन्स एंड आर अनेबल टू मूव टू द लोकेशन। मैं जहां रहता हूं मुझे वहां जॉब नहीं मिल रही, जॉब मिल रही है मुझे 1000 किलोमीटर दूर, तो मैं वहां जा नहीं सकता काम करने के लिए, तो मैं अनएम्प्लॉयड रह गया। ऐसे बेरोजगार को हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कि आपकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपको आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल रही, आपको आपकी लोकेलिटी से दूर जॉब मिल रही है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। द आंसर इज C हियर, ठीक है। द अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ड्यू टू वर्कर्स लैकिंग द रिक्विजिट जॉब स्किल्स, जॉब स्किल्स नहीं है वर्कर्स को, इसको भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। कि आपकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि मैंने जो पढ़ाई की या जिस तरीके के मेरे पास स्किल्स हैं वैसी मार्केट में जॉब नहीं है, मार्केट में दूसरे सेक्टर की जॉब्स हैं, तो इसको भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ही बोलेंगे। आंसर इज B है, ठीक है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन प्रिपेयर करता है? OPHI in collaboration with UNDP. OPHI stands for Oxford Poverty and Human Development Initiative and UNDP Union Nation Development Program, दोनों ही कोलैबोरेशन में ये रिपोर्ट बनाते हैं। सो द आंसर इज C। आफ्टर दैट रोड टैप स्कीम के बारे में सवाल आया। रोड टैप स्कीम के बारे में, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, कि जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उनका अगर कोई टैक्स या कोई ड्यूटी लगा है तो वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। दिस स्कीम विल रीइंबर्स द लेवीज विच आर करंटली आउट ऑफ GST रिजीम। GST के अलावा कोई टैक्स लगते हैं एक्सपोर्ट्स पर तो वो आपको रीइंबर्स कर दिए जाएंगे, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। द स्कीम इज रीइंबर्सिंग द CGST एंड SGST पेड ऑन वेरियस प्रोडक्ट्स इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट्स, नो। GST के अलावा जो टैक्स लगते हैं वो रिइंबर्स किए जाएंगे। CGST SGST लागू ही नहीं होता एक्सपोर्ट्स पर, एक्सपोर्ट्स पर तो IGST लगता है।
तो सेकंड स्टेटमेंट नहीं आएगा, जहां जहां सेकंड आ रहा है काट देते हैं। ऑल ऑफ द अबव में भी सेकंड आएगा, ठीक है। सो द आंसर इज सी। क्लियर। एसडीआर के बारे में सवाल आया, स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में। क्लास में हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि जो टॉप 5 वोटिंग नेशंस हैं आईएमएफ की, उनकी करेंसी की जो एवरेज होगी डॉलर टर्म्स में, उसको हम एसडीआर की वैल्यू बोलेंगे। इट इज एलोकेटेड टू द मेंबर कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक साइज, ये भी सही है। जिस कंट्री का जो इकोनॉमिक साइज है उसके अकॉर्डिंग उसको एसडीआर मिलेंगे। एसडीआर एलोकेशन एक्ट एज एक्सटर्नल डेट फॉर द रिस्पेक्टिव कंट्रीज गवर्नमेंट। नो, आपको याद हो तो हमने पढ़ा होगा कि एसडीआर फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट बनते हैं, ये डेट का पार्ट, कर्जे का पार्ट नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकंड यहां भी आ रहा है, सेकंड यहां भी आ रहा है, ऑल ऑफ द अबव में भी आ रहा है। सो द आंसर इज बी। क्लियर। ओके। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज के बारे में डब्ल्यूटीओ का क्वेश्चन आया। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज क्या कहता है कि सर आपने किसी भी मेंबर को, एक डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके जितने भी मेंबर्स हैं, तो सब पर ये रूल लागू होता है कि एक मेंबर दूसरे मेंबर्स को, ऐसा नहीं है कि इंडिया एक कंट्री को फेवरिज्म देगा दूसरी कंट्री को फेवरिज्म नहीं करेगा, पार्शियलिटी करेगा। दिस इज मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज। आपने सारे कंट्रीज को ही बराबर फेवरिज्म प्रोवाइड करना है, ठीक है। ए मेंबर कंट्री कैन ग्रांट मोर फेवर्स टू द अदर मेंबर कंट्री। एक मेंबर कंट्री दूसरे कंट्री को ज्यादा फेवर करेगा, यही तो नहीं है, ठीक है ना। सो जहां जहां वन आ रहा है वो काट देंगे। ये लीजिए, मोस्ट फेवर्ड नेशन बेसिकली प्रिंसिपल फॉर नॉन डिस्क्रिमिनेशन ट्रेड, ये सही है, आपने डिस्क्रिमिनेट नहीं करना किसी के साथ। एंड फ्री ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एमएफएन प्रिंसिपल। अब अगर दो कंट्रीज आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है, जैसे से क्वाड समिट हमारा, ठीक है, या इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया या मॉरिशस के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो वहां पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल लागू नहीं होता, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो 2 and 3 आर करेक्ट, द आंसर इज डी। एंड फॉर द लास्ट क्वेश्चन, जेंडर बजट इज अ सेपरेट बजट फॉर वुमेन दैट इंक्लूड वुमेन स्पेसिफिक स्कीम्स, ये बिल्कुल सही है। आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि एक शेड्यूल 20 के अकॉर्डिंग 3 लिस्ट बनेंगी। पहली लिस्ट में 100% वो स्कीम्स बतानी होंगी जिनका 100% बेनिफिट विमेन को जा रहा है। सेकंड में वो स्कीम्स बतानी होंगी जिनमें 30 to 100% बेनिफिट्स वुमेन को जा रहा है, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट में ऐसी स्कीम बतानी होंगी जिसका कोई भी बेनिफिट वुमेन को नहीं है, ठीक है ना। तो जेंडर बजट ये क्या बता रहा है, वुमेन के बारे में ही तो बता रहा है पूरा, ठीक है। तो इसमें इंक्लूड होंगी वुमेन स्पेसिफिक स्कीम, ये बिल्कुल ट्रू है। जेंडर बजट शुरू किया गया 2020-21 में, गलत, उससे बहुत पहले हमने जेंडर बजट शुरू कर दिया था। तो करेक्ट पूछा है हमें। सो द आंसर इज ए, 1 only। क्लियर। सो दीज आर योर टेस्ट। तो इकोनॉमी के हमारे सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं सेक्शनल वाइज। नेक्स्ट वीक हम करंट अफेयर्स में इकोनॉमी के सवाल पूछेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।